स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज से हम जो है हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहले से हमारे साथ जो बच्चे हैं उनका एक नया मॉड्यूल जो है ज्योग्राफी का मॉड्यूल जो है वो आज से हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे जिनका बिल्कुल नया बैच है, जो जिनकी ये फर्स्ट क्लास जो है उनके लिए पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको नोट्स जो हैं वो आपको किस तरीके से बनाने हैं, या फिर किस तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो हमारी चला करेंगी। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको ऑलरेडी सब कुछ जो है इस चीज़ के बारे में पता है कि कैसे उनको जो है नोट्स वगैरह जो है वो बनाने होते हैं, या फिर उनको करंट अफेयर की जो क्लासेस जो होती हैं उनको किस तरीके से अपने नोट्स के साथ जो है वो इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है हम नोट से ही स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स जो है वो बनाने हैं। तो जैसे मान लो अगर आप जिसके भी ऊपर जो है आप नोट्स जो है वो बना रहे हो, अगर आप वाइट पेज के ऊपर बना रहे हो तो ये आपका मान लो वाइट पेज है, और अगर आप लाइंस वाले पेज के ऊपर बना रहे हो तो ये मान लो ये जो है ये आपका लाइन वाला पेज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट को जाके आपको एक लाइन जो है वो खींच लेनी है। ठीक है, ये लाइन खींच लेनी है और जितने भी आपको नोट्स जो है वो बनवाए जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एज इट इज नोट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बनाते जाना है। ठीक है, तो मान लो हमने जो है ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो और हम जो है फॉर एग्जांपल हम जो है अर्थक्वेक्स जो है उनको कवर कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे अपने सारे नोट्स वगैरह जो है वो बना लिए, एंड देन उसके बाद उसी साल अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है या कोई भी साइक्लोन आता है या एंटी साइक्लोन तो वैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में आते नहीं है, तो मान लो कोई साइक्लोन आता है, ठीक है, उड़ीसा के जो वो है कोस्ट जो है वहां पे हिट करता है, या तमिलनाडु के कोस्ट पे जो है वहां पे हिट करता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपने साइक्लोन के बारे में सब कुछ लिखा तो उसी चीज को यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उससे रिलेटेड जो भी करंट में चीज होगी उसको यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देना है। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ भी आपको पढ़ा के यहाँ से भेजा जाएगा, देन उसके बाद जो आपको एकेडमी की तरफ से हमारी बुकलेट मिलेगी, उसी में हमने जो है चैप्टर्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं कि जब आप ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आप हाइपोथेटिकली आप जो है आज हम जो है इंटीरियर ऑफ नहीं हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स से। ठीक है, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज मान लो हम जो है यूनिवर्स और सोलर सिस्टम जो है वो कवर करवा के मैंने आपको भेज दिया। ठीक है, देन घर में आपने जाके हमारी ये जो इंस्टीट्यूट की बुकलेट है उसको खोलना है, उस सारे चैप्टर की रीडिंग जो है वो आपने दे देनी है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन करके बताया हुआ है, ये देखो कि इसके रिगार्डिंग आपको कौन कौन से एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको एनसीईआरटी के उन चैप्टर्स की आपने रीडिंग जो है एक थॉरो रीडिंग जो है वो आपने दे देनी है। ठीक है, इतना देने के बाद बाय चांस अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है जो आपको अपने नोट्स के अंदर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज को यहाँ पे इस साइड में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड होगा। और जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे अपने नोट्स जो है वो व्हाइट पेज पे बनाएं, और जो पीपीएससी वाले बच्चे हैं उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहे तो व्हाइट पेज पे बना सकते हैं, चाहे तो अगर लाइंस वाले पेज पे बनाना है तो वहां पे भी बना सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करो कि अपने नोट्स जो है वो पेजेस पे ही बनाओ। ठीक है, एक जो तो आपके क्या कहते हैं यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो तो सिंपल जो प्रिंटर वाले जो पेजेस होते हैं उस पर बनाएंगे। ठीक है, A4 पेजेस, और जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनको लाइंस वाले पेज जो है वहां पे बनाने हैं तो उसके लिए A10 करके पेजेस जो है वो आते हैं। ठीक है, 10 नंबर पेज जो है वो भी कहा जाता है उसको, तो उसके ऊपर आप अपने नोट्स जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो दोनों के नोट्स जो है वो आपने कहाँ पे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा किस तरीके से आपको नोट्स जो है वो बनाने हैं वो भी बता दिया, और साथ में करंट जो है वो उसको किस तरीके से इंक्लूड करना है वो भी बता दिया। उसके अलावा क्योंकि ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हो तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो लगाई हुई हैं, तो उनको मैंने ऑलरेडी इंडिया का मैप जो है वो बनाना सिखा दिया था। ठीक है, तो आपको भी आज ही की क्लास में आज या कल की क्लास में आपको जो है इंडिया का मैप बनाना जो है वो सिखा दिया जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारी यही जो क्लासेस जो हैं इन्हीं के साथ साथ एक तो आज जो है आपको बेसिक इंट्रो जो है वो दी जाएगी कि ज्योग्राफी में जो है वो आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसी के साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या क्या जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, कहाँ पे आपको अपना टाइम जो है उसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको बुक लिस्ट भी लिखवा दूंगा, अगर कोई बच्चे जो है उन बुक्स को फॉलो करना चाहते हो
अदरवाइज जो हमारे सारे बच्चे हैं, जो पुराने हैं और नए भी हैं, जो पुराने वैसे मैं तो उनको साथ के साथ जो है वो बताता रहता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी बुक जो है वो फॉलो करनी है और कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी बुक जो है वो फॉलो करने की जरूरत जो है वो नहीं है, हमारे नोट्स जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने अब तक जो है AMC हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है क्या कहते हैं, मैंने बुक जो लिखवाई थी वो RS शर्मा की बुक जो थी वो मैंने लिखवाई थी कि अगर कोई बच्चा चाहे तो वो उस बुक को पढ़ सकता है, लेकिन ये बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो नोट्स जो है AMC की बुकलेट जो हमने बनाई हुई है, जो नोट्स मैंने आपको सेंड किए हैं वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो उससे बाहर जो है ऐसा कोई चांस नहीं है कि उससे बाहर कोई चीज जो है वो आ जाए, और अगर वो आती भी है तो पूरे क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों को वो चीज नहीं आती होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का मतलब है 99.9% बच्चों को वो चीज जो है वो नहीं आती होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको छोड़ के ही आना होता है। ठीक है, यूपीएससी हर साल अपने 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो ऐसे डालती है जिसका आंसर किसी को नहीं पता होता, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को पता होता है। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसको बढ़ाने के लिए वो स्पेशली क्वेश्चन जो है वो डाले होते हैं, उन क्वेश्चन को छोड़ के आना होता है। ठीक है, तो AMC हमारा कवर हो चुका है, उसके अलावा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो था वो कवर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको बुक्स जो है वो लिखवाई थी, बिपिन चंद्रा की बुक जो थी वो लिखवाई थी। ठीक है, और उसी के साथ साथ स्पेक्ट्रम की बुक जो थी वो लिखवाई थी, और मैंने आपको साथ में यही बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आपको कोई भी बुक जो है उसको फॉलो करने की जरूरत जो है वो नहीं है, जितने हमने नोट्स बनवाए हैं वो सफिशिएंट है, और साथ में जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे हमारी अकेडमी की बुकलेट के वो इनफ है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आपको कोई भी बुक जो थी वो खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा हमारा एसए की क्लास जो है वो मैं रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और मॉडर्न हिस्ट्री से पहले हमने पॉलिटी जो थी वो कवर कर ली थी। ठीक है, पॉलिटी कवर कर ली थी। यहाँ पे मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी जो बुकलेट है, ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीटली आपको रिलाई नहीं करना है, आप कोशिश करो साथ में लक्ष्मीकांत पढ़ने की। ठीक है, तो ये बुक जो है ये आप बाय करो। ठीक है, पॉलिटी वाले बच्चे जो है जिनकी पॉलिटी हो चुकी है, और अगर आपने पहले लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो क्या कहते हैं फिर आप रहने दो। ठीक है, और अगर आप साथ में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो इसके ऊपर क्या कहते हैं रिलीजियसली इसको जो है लक्ष्मीकांत को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अकेडमी की बुकलेट है उसके ऊपर आपने रिलाय पूरी तरीके से नहीं करना है, साथ में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की भी जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया था, और इसकी हमारी अपनी जो है हमने बुकलेट जो है वो बनाई हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 150 एसेज जो है वो हमने ऑलरेडी आपको दिए हुए। ठीक है, तो ये सच अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है, जब आपको मेंस देना होगा उस टाइम पे इसके ऊपर फोकस जो है वो तब करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपको अपना प्री का सिलेबस जो है पहले वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके लिए भी कोई भी बुक जो है वो बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो बुक बाय करने की जरूरत है यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक बाय करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बुक जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाकी नोट्स वगैरह जो है उसको समझना किस तरीके से वो सारा आपको क्लास में जो है वो पता चल जाएगा। छोटी छोटी टेक्निकलिटीज जो है वो आपको लक्ष्मीकांत में वो पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ अकेडमी की बुकलेट पे आपको रिलाई नहीं करना है, लक्ष्मीकांत की बुक जो है उसको पढ़ो। ठीक है, अब आओ ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में बुक्स जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और लिखवा भी देता हूँ, लेकिन ज्योग्राफी के लिए भी आपको कोई भी बुक जो है वो बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक एटलस जो है बस वो बाय करना है। ठीक है, और एटलस भी कौन सा बाय करना है, कोई भी बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो जो मैं आपको एटलस बताऊं, और उसका लिंक जो है वो भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी जो है वो मैं आपको डाल दूंगा। सिर्फ वही एटलस बाय करने का रीजन ये है क्योंकि जब हम एटलस यहाँ पे करेंगे ना, तो मैं साथ में आपको ना पेज नंबर बता दिया करूंगा, क्योंकि इस पेज नंबर पे यहाँ पे जो है आपको इस चीज को जो है वो देखना है। ठीक है, तो एटलस इस वजह से कोशिश करो कि जो एटलस मेरे पास है वही वाला जो है वो बाय कर लो। अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी कोई दूसरा एटलस है, फिर भी कोई एज सच मतलब कंपल्शन नहीं है आपको कि वही वाला एटलस जो है आपको बाय करना है जो मेरे पास है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई एटलस है, या स्कूल में आप एटलस जो है वो यूज करते आए हो, वो एटलस आपके पास बचा हुआ पड़ा है,
या अभी भी पढ़ा हुआ है आपके पास, तो आप उसी एटलस के साथ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपने 2-3 साल उस एटलस को पढ़ा है तो आपको इजीली चीजें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस एक एटलस जो है वो आपको बाय करना है। उसके अलावा हमारी एकेडमी की जो बुकलेट है वो मोर देन इनफ होगी। ठीक है, और सब कुछ जो है वो आपको क्लास में ही समझाया जाएगा। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं वो बता दिया, बुक लिस्ट जो है वो बता देता हूँ। उससे पहले ये हमारी एकेडमी की बुकलेट है। ठीक है, 2 बुकलेट्स आएंगी इसकी, एक है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ये मैंने अभी आपको दिखाई है। ठीक है, तो इसमें साथ में चैप्टर्स जो हैं एनसीईआरटी के वो आपको मेंशन होंगे। ठीक है, तो ये साथ में जैसे ही हमारा एक चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ करेगा, देन उसके बाद जो है आपको अपना क्या कहते हैं एनसीईआरटी का वो चैप्टर जो है वो आपको वहां पे जाके उसकी रीडिंग जो है वो दे देनी है। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें से आपको प्री में कुछ ना कुछ आ सकता है, तो आपको इस साइड पे उस चीज को नोट डाउन जो है वो कर लेना टॉपिक के साथ। ठीक है, और ये है आपकी इंडियन ज्योग्राफी की बुकलेट। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको चैप्टर्स जो है ये आपको मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता हो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगता, बच्चे ना यकीन नहीं कर पाते कि अच्छा सारी दुनिया जो है वो मतलब बुक्स पढ़ती है, और मतलब उनको ये होता है कि हाँ पता नहीं एकेडमी की बुकलेट में मोर देन सफिशिएंट जो है वो चीज़ें होंगी या नहीं होगी। तो यही चैलेंज मैंने जब हम ये कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री कराई थी तो मैंने आपको यही बोला था कि ये बुक्स जो है ये चाहे बाय कर लेना, एंड देन उसके बाद जो है 1-2 चैप्टर उनके पढ़ के देखना, और सेम जो चैप्टर्स मैं वहां पे करवाऊंगा, अगर आपको उसमें से कुछ भी एडिशनल मिला, ठीक है, तो आके मेरे को बता देना। ठीक है, तो कुछ भी एडिशनल उसमें अभी तक तो किसी स्टूडेंट ने मुझे आके जो है वो बताया नहीं है कि इस बुक में ये एडिशनल था और वो आपने बताया नहीं था और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको जरूरत जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बुक लिस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो एटलस है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। ठीक है, मेरे पास 2nd एडिशन है, अगर 3rd एडिशन आ गया हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे रेट इसका 299 जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल एंड में हाँ यहाँ पे बिल्कुल एंड में 299 रेट जो है इसका बताया हुआ है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप वहां से देखोगे तो हो सकता है आपको जो है कुछ डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये है एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसको जो है इसको आपको बाय करना है। ठीक है, इसको, और उसके अलावा अगर आप बुक लिस्ट जो है वो देखनी चाहते हो तो बुक लिस्ट इस तरीके से है कि 2 बुक्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा जो है वो फेमस है। एक है जीसी लियोंग, ठीक है, ये वाली बुक है जीसी लियोंग। ठीक है, ये आप बाय कर सकते हो, और अगर आपको बाय करनी है, मुझे ये पर्सनली अच्छी नहीं लगती ये बुक। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आती। ठीक है, मुझे इसके कंपैरिजन में ये बुक जो है माजिद हुसैन की बुक ये ज्यादा अच्छी लगती है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये जो 2 बुक्स जो हैं ये आप बाय कर सकते हो, और उसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की एक बुक आती है ये वाली। ठीक है, ऑथर है इसके सुरेंद्र सिंह एंड जतेंद्र सरोहा। ठीक है, तो ये बुक जो है असस पब्लिकेशन की बुक है, और ये माजिद हुसैन वाली बुक जो है ये टाटा मैक्रो पब्लिकेशन की बुक है, मैक्रो पब्लिकेशन की बुक है, ये आप बाय कर सकते हो। और ये जो है जीसी लियोंग वाली बुक है, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, उसके अलावा अपनी प्रैक्टिस के लिए वैसे तो हम जो है क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे जैसे आपका ये होगा मॉड्यूल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता जाएगा वैसे वैसे आपको साथ ही में ही प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस जो है वो साथ में ही आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई प्रैक्टिस एक्स्ट्रा जो है वो करनी चाहता है तो वैसे तो होता कुछ नहीं है, क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज रिपीट ही होते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक चीज के ऊपर एक बार सवाल जो है पूछ लिया गया तो वही घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो है वही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप बाय करना चाहते हो, वैसे आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बुक बाय करने की आपको जरूरत नहीं है सिवाय एटलस के। एटलस जो है उसको बाय कर लेना। ठीक है, तो ये टाटा मैक्रो की पब्लिकेशन की बुक आती है ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक करके। ठीक है, तो इसको जो है इसको आप बाय कर सकते हो। और एक और असस पब्लिकेशन की बुक आती है डीआर खुल्लर की। ठीक है, तो डीआर खुल्लर की ही एक बुक, ये बुक देख लो,
ये भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये है असेस पब्लिकेशन का, इसका रेट है 225, ठीक है। 225 बिल्कुल एंड में यहाँ पे जो है ये आपको रेट नजर आ रहा हो, ठीक है। तो 225 जो है वो इसका रेट है। हाँ, ये बता रहा था मैं आपको कि डी आर कुल्लर की ही एक और बुक आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, ठीक है। मैंने पढ़ी नहीं है वो बुक, क्योंकि जब मुझे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कवर करनी थी उस टाइम पे डी आर कुल्लर की जो बुक थी वो आउट ऑफ स्टॉक जो है वो चल रही थी, तो इस वजह से मेरे को ये बुक जो है ये मंगवानी पड़ी, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो साथ में मेरे साथ प्रिपरेशन करते थे, उनका कहना ये है कि डी आर कुल्लर की बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैंने पर्सनली पढ़ी नहीं है तो मैं उसके बारे में जो है वो आपको नहीं बता सकता, ठीक है। ये दोनों मैंने पर्सनली पढ़ी है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली जो बात कर रहा था मैं, जीसी लियोंग मुझे नहीं अच्छी लगी, ये वाली मुझे कंपैरेटिवली इजी लगती है, और इसमें कॉन्सेप्ट जो है माजिद हुसैन वाली बुक, इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझाए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मैंने आपको बोला कि एज कंपेयर टू माजिद हुसैन जो जीसी लियोंग वाली बुक जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को होता है, तो इस वजह से मैं बुक्स जो है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो बुक लिस्ट हो गई और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं वो हो गया। अब हमारी क्लास जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी ये पर्टिकुलर जो मॉड्यूल होगा, पर्टिकुलर यही ज्योग्राफी वाला मॉड्यूल, बाकी मॉड्यूल्स में मैंने इस तरीके का कुछ भी जो है वो नहीं किया, जनरली आपको होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाता। इस मॉड्यूल को करने में आपको जो है थोड़े से खुद से एफर्ट्स जो है वो आपको करने पड़ेंगे। दूसरा, इस मॉड्यूल को आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, क्योंकि ये मॉड्यूल आपका आईआर में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो करने वाला है, उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है ये आपको करने वाला है। तो आपको थोड़े थोड़े काम जो है वो आपको करने होंगे। न्यूज़ जो है वो आप डेली जो है वो आप सुन रहे होंगे, और उसके अलावा हमारे चैनल पे न्यूज़ जो है सिर्फ वही न्यूज़ आती है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज जो मसाले वाली न्यूज़ जो है वो हम अपलोड नहीं करते, ठीक है, ना ही उनके ऊपर हम क्लास बनाते हैं। तो मान लो हाइपोथेटिकली मान लो कि आईआर से रिलेटेड हमने कोई न्यूज़ बनाई, ठीक है। तो मान लो इंडिया या इजराइल से रिलेटेड हमने कोई न्यूज़ जो है वो बना दी। अभी फिलहाल आईआर में कुछ भी इतना खास जो है वो चल नहीं रहा, तो हमारी अभी रिसेंट के डेज में, अभी रिसेंट के डेज का मतलब है मई 2023, ठीक है। तो अभी रिसेंट डेज में कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं आ रहा। मान लो हाइपोथेटिकली हमारे इजराइल के साथ जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आ जाते हैं, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, हम उसके ऊपर न्यूज़ जो है वो बना देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इजराइल जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कि किस तरीके से आपको पता किस तरीके से चलता है कि किसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन जो होते हैं उनको गैस करने का तरीका क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो इजराइल जो है वो जो है उसके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ गए घूमने के लिए या किसी भी मीटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो हाँ, G20 जो है ये न्यूज़ में आजकल, G20 न्यूज़ में। तो आपको क्या करना है, G20 अगर न्यूज़ में, तो सबसे पहले आपको कंट्रीज का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो G20 में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इजराइल का एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो मान लो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए और यहाँ पे कोई ना कोई संधि वगैरह जो है वो करके गए। जो संधि वगैरह यहाँ पे करके गए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इजराइल जो है उसके साथ कंट्रीज कौन सी टच करती हैं। जिस दिन इजराइल इंपॉर्टेंट न्यूज में आ गया उसी दिन आपको अपना मैप जो है एटलस जो है उसको खोलना है, और कभी भी कंट्रीज जो है उनको याद नहीं करना कि इस कंट्री के साथ कौन सी कंट्री जो है वो टच करती हैं। दो तीन बातें जो है वो बस आपको नोटिस करनी है, ठीक है, कि इजराइल के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, याद करने की उनको जरूरत नहीं है, बस एक नजर मारो। इजराइल के पास कौन सी वाटर बॉडी है, ठीक है, इजराइल की बाउंड्री को कौन सी वाटर बॉडी जो है वो टच करती है। कहीं कोई भी लाइन जो है, पर्टिकुलर लाइन जो आज की क्लास में आपको करवाई जाएगी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, या आपकी इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गई, या फिर आर्कटिक सर्कल वाली लाइन जो है वो हो गई, तो क्या वो लाइन जो है इजराइल में से पास करती है? अगर पास करती है तो भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पास करती तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पास करती तो हमारा याद करने का काम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको नोट डाउन करनी है, और ये सारा काम जो है वो आपको लगातार 1 साल के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि 1 साल के करंट अफेयर्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिस साल एग्जाम दे रहे हो उस साल ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको ये एक्सरसाइज जो है ये आपको करनी है, ठीक है।
तो ये काम जो होगा ये आपको खुद जो है 1 साल के लिए लगातार जो है वो करना है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स जो है उसके बारे में स्पेशली आपसे ही आपकी 10-12 क्लासेस हो जाएंगे, देन हम कॉन्टिनेंट्स जो है वो पकड़ने स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि एटलस जो होता है उसको देखना किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये काम हो गया सारा आपका इसका कि ज्योग्राफी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें जो है उनका ध्यान रखना है। तो एक चीज हो गई आपकी ये कि कोई भी ये जो है आपका न्यूज में आता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कोई भी अगर आपका जो स्टैटिक पार्ट होगा जो आपको कवर करवाया जाएगा उससे रिलेटेड कोई भी चीज आती है, जैसे मैंने साइक्लोन का एग्जांपल लिया था, तो वो जो है वो आपको इस साइड पे नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो जब जैसे जैसे हमारा ज्योग्राफी जो है इसी तरीके से बढ़ेगा। और उसके अलावा मान लो मैं आपको कोई फिनोमेना बता देता हूं, जैसे कि हम मीडोज होते हैं, MEADOES, सॉरी DOWS, मीडोज, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ा के भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद घर जाके जो भी चीज जो है मीडोज हो गए, लगून्स हो गए, LAGOONS, लगून्स क्या होते हैं, बे क्या होती है, और उसके अलावा कोरल्स जो हैं थोड़े से यहाँ पे करवाऊंगा, थोड़े से आपको एनवायरनमेंट में करवाए जाएंगे, ठीक है। कोरल्स क्या होते हैं, तो इन सबको उसके अलावा अभी मुझे एक याद आया था, येलोस्टोन करके, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पे जो है आपके गीजर्स, हाँ गीजर्स, GYEZERS, ठीक है। स्पेलिंग आई थिंक गलत है यहाँ पे, लेकिन गीजर्स जो है ये एक जो है ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है। तो ये गीजर्स जो है ये क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है जब जैसे जैसे क्लास में करवाई जाएंगी, अगर आप चाहते हो कि ज्योग्राफी आपको ज्यादा देर के लिए याद रहे या आप जो है ज्योग्राफी को भूलो नहीं, तो इन चीजों को साथ की साथ सर्च जो है वो करते रहना, ठीक है। देखते रहना कि क्या क्या चीज जो है किस तरीके से है, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी ज्योग्राफी जो है वो सारी चलेगी, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी ज्योग्राफी की इंट्रो। अब स्टार्ट करते हैं। अब जो उसके अलावा एक चीज ज्योग्राफी में एक चीज आपको और करनी है, जो हम पुराने बच्चे हैं उनको भी बता रहा हूं। जनरली जब हम पहले क्या करते थे कि पहले अगर कुछ भी डायग्राम जो है वो बनाना होता था तो मैं आपको अलग से टाइम जो है वो दे देता था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में क्योंकि डायग्राम जो है बहुत सारे होंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको साथ ही साथ वो डायग्राम जो है वो बना लेंगे। दूसरा, ज्योग्राफी का जब भी पेपर जब आपको देना है तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स जो है वो उसमें इंक्लूड कर सको, ठीक है, अपने मेंस के एग्जाम में। और उसके साथ साथ बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि हम जो है साथ में मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी क्लासेस जो है वो सारी चलेगी, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया मैंने। अब हम अपना ज्योग्राफी का मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या आपका सिलेबस है। तो सबसे पहला आपका आता है जो फिजिकल ज्योग्राफी जो है, 3 मॉड्यूल्स होंगे हमारे। एक होगी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी होगी इंडियन ज्योग्राफी और तीसरी होगी ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले फिजिकल, देन इंडियन। और मेरी राइटिंग जो है वो काफी गंदी है, पुराने बच्चे जो हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मेरे पास उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो मैं नोट्स आपको साथ ही साथ सेंड करता जाऊंगा, तो वहां से जो है वो देख लिया करना, ठीक है, अगर कोई भी चीज जो है वो समझ में ना आए। तीसरी है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जी। उसके अलावा मेरी आदत है मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखता हूं, आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म जो है वो नहीं लिखनी, उससे आपके मेंस में मार्क्स जो है वो कटते हैं, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उनको मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें जो है वो बताई हुई है, ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहली आती है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी स्पेलिंग आते हैं तो लिख लो, नहीं आते तो कोई बात नहीं, ये ऐसा कहीं पे भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको कवर करनी है हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में, ठीक है। मान लो मैं आपको क्या कहते हैं कुछ भी करवा के चला जाऊं, ठीक है, और वो आपके एग्जाम में ना आए, ठीक है। और इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको कवर करनी, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें बेसिकली वो चीजें आती हैं जो आपको जमीन के ऊपर दिखती हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में रॉक्स आ गए, नदियां आ गई, देन जो भी आपके क्या कहते हैं सॉइल इरोजन हो गया, इरोजन के थ्रू जो जो क्या कहते हैं आपके लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं, या विंड की वजह से जो जो लैंडफॉर्म्स आपके बनते हैं, जो कुछ आपको
धरती के ऊपर नजर आता है वो सब कुछ जियोमॉर्फोलॉजी में कवर होता है। माउंटेन्स इसमें कवर होते हैं, लेक्स इसमें कवर नहीं होती, ठीक है। सेकंड होता है, लेक्स भी वैसे इसी का पार्ट होती है। सेकंड होता है आपका ओशनोग्राफी, OCEAN, ओशनोग्राफी। इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, जो कुछ भी आपका पानी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ओशंस आ गए, ठीक है। नदियां चाहो तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो जियोमॉर्फोलॉजी में भी इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके ओशंस वगैरह जो है उनसे रिलेटेड चीजें जो है वो आती हैं, और उसके अलावा ओशन के बेड पे क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे ट्रेंचेस हो गई, ठीक है, और लेगून्स वगैरह जो है वो भी हम इसी में कवर कर लेते हैं, ठीक है, ओशनोग्राफी में। तीसरा जो होता है वो उसमें आता है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। इसी के अंदर आपका एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, बेसिकली हवा से रिलेटेड जो भी चीजें जो होगी, या क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, क्लाइमेट किस वजह से चेंज होगा, हवाओं की वजह से, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ये आपकी इसमें आएगी, ठीक है। तो ये मेन होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और ज्यादातर सवाल जो है वो पहले इसी में से आया करते थे, ठीक है। बहुत पहले की बात, बहुत पहले के 2014-15 के आसपास, तो उस टाइम पे ज्यादा सवाल जो है वो आपके इसी में से आया करते थे। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का मतलब ये है कि अगर माउंटेन्स हैं, यहाँ पे अगर हम माउंटेन्स की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर माउंटेन जो है वो इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये इस तरीके के सवाल जो है वो पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रिवर्स की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर रिवर जो है किस किस नेशनल पार्क से होके जाती है, ठीक है। यहाँ इस नेशनल पार्क में से कौन सी रिवर जो है वो होके जाती है, या फिर इस नेशनल पार्क के नॉर्थ में कौन सी रिवर जाती है, या साउथ में कौन सी रिवर जाती है, या फिर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में से ये रिवर होके जाती है, तो ये क्या इसके नॉर्थ से होके जाती है, साउथ से होके जाती है, ईस्ट से होके जाती है, वेस्ट से होके जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में वो पूछे जाते हैं, और ये तभी आएगा जब आप एटलस जो है उसको लगातार पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब मान लो जो आपका इन्वायरमेंट वैसे तो इसी का पार्ट होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से प्री में इन्वायरमेंट को जो है वो अलग रखते हैं, मेंस में इसी से रिलेटेड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से मिला के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, आज की क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो लिखवा दूंगा, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उनको उस क्वेश्चन को जो है वो लिख के आना है, और जो नए बच्चे जो हैं जो इसी बैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको मैं जो है एक हिंट दे दूंगा, उसका आंसर मैं खुद लिखवाऊंगा आपको, और मैं आपको हिंट दे दूंगा कि इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो फ्रेम करना होता है। और अगर आप फिर भी आंसर फ्रेम ना कर पाओ तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो पुराने बच्चे हैं उनको भी 1-1.5 महीना जो है वो लगा था, देन उसके बाद जो है वो सिर्फ आंसर लिख पाते थे, ठीक है। अच्छा लिख पाते थे, ये नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आंसर लिखना उनको आया था, लेकिन इसमें भी उनको 1-1.5 महीना जो है वो लग गया था, ठीक है। तो आंसर किस तरीके से लिखना है उसके ऊपर भी वो भी चीज जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन जो है वो आपको लिखवा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इंडिया और इसका एनवायरनमेंट का कंपोनेंट जो है वो काफी अलग होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में आपको जो है नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हो गए, ठीक है, और उसके अलावा बायोम्स जो हो गए वो सारे आपको करने होते हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपको देखने होते हैं, ठीक है। अब ये नेशनल पार्क जो है ऑलमोस्ट 500 के आसपास नेशनल पार्क्स हैं, 500 प्लस है, ठीक है। आई थिंक 550 पहुंचने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने आपके नेशनल पार्क्स हैं, और उसके बाद बहुत सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब सारे तो याद करने बैठोगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है इसमें, ये देखो कि न्यूज में कौन सा चल रहा है, ठीक है। न्यूज में कैसे पता चलेगा, जब हम हमारे करंट अफेयर की न्यूज जो है, लेक्चर्स जो है वो आप देखते रहोगे साथ के साथ। वो देखो कौन सा चल रहा है, उस नेशनल पार्क को पकड़ लो, एटलस खोलो, ठीक है, पता करो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। देन उस नेशनल पार्क को खोलो, एंड देन उसके बाद वहां पे देखते रहो कि इसमें से क्या कोई नदी जो है वो बह के जा रही है, ठीक है। अगर बह के जा रही है तो फिर ये पता करो कि उस नेशनल पार्क के अगर तो बीच से जा रही है तो देन ओके, ठीक है। अगर उसके ऊपर से जा रही है तब भी पता करना है, अगर उसके नीचे से जा रही है तब भी पता करना है, अगर उसके लेफ्ट से जा रही है तब भी पता करना है, अगर उसके राइट से जा रही है तब भी पता करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस तरीके से आपको अपना सिलेबस जो है वो सारा इस तरीके से आपको कवर करना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को हो गया कि अगर कोई क्या कहते हैं नदी जो जा रही है तो उसके बारे में इंडियन ज्योग्राफी में वहां से सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में दो चीजें आती हैं, एक आती है सोशल, दूसरी आती है आपकी इकोनॉमिक, ठीक है।
सोशल में आपके आ जाते हैं जैसे आपका पॉपुलेशन हो गई या ट्राइब्स हो गए, ठीक है, या सेटलमेंट्स हो गई, वो सारी आपकी सोशल में आती है, ठीक है। ये पार्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसमें से सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्राइब का नाम बता दिया जाएगा, देन आपको बोल दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है इसकी पॉपुलेशन कौन कौन सी स्टेट्स में जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा एंड का कंपोनेंट होगा, इसको बिल्कुल एंड में जो है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये सवाल जो है ये आपसे पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाती है, ठीक है, कि कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में वो आ जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट के ऊपर प्री में ऐसा जितने सवाल जो है वो आते नहीं है, मेंस में इसके ऊपर सवाल जो है वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेंस में इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। उसके अलावा रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, रिसोर्सेज में आपको सवाल इस तरीके से आ जाता है कि पूछ लिया जाता है कि आयरन के रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन सी स्टेट में जो है वो पाए जाते हैं। बहुत पहले ऐसे सवाल जो है वो पूछ लिए जाते थे, ठीक है। आजकल ऐसे ज्योग्राफी से ओवरऑल आजकल जो है वो इतने सवाल जो है वो नहीं आ रहे, एक या दो सवाल आते हैं, ठीक है, वो भी आपके एनवायरमेंट रिलेटेड जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि वो जो है इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसमें से कौन सी रिवर जो है वो जाती है, ठीक है। तो वो ज्योग्राफी और इसको मिला के जो है वो पूछ लेते हैं, तो ओवरऑल वो क्वेश्चन जो होता है वो एनवायरमेंट का बन जाता है। ज्योग्राफी से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये जो है ये इजराइल जो है इसके आसपास लगती कंट्रीज जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं, या इसके आसपास लगती वाटर बॉडीज के नाम जो है वो बताओ, ठीक है। तो ये जो है ज्योग्राफी में से एक या दो सवाल ही आते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, पिछले 2-3 साल से जो 2-3 साल नहीं 4-5 साल से जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है, ठीक है। ज्योग्राफी से इतने सवाल जो है वो आपको नहीं आ रहे, ज्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं पॉलिटी से, ठीक है। और सेकंड आपका जो इन दोनों के बीच में जो है वो चलता रहता है, ठीक है, इन तीनों के बीच में इन्वायरमेंट ईवीएस, ठीक है, कि कभी पॉलिटी में से सबसे ज्यादा पूछ लिए जाएंगे, कभी इकोनॉमी में से और कभी इन्वायरमेंट में से, ठीक है। तो अभी ज्यादा सवाल जो है वो इनमें से पूछे जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में, पिछले 1-2 साल में साइंस एंड टेक से भी ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं जब से आपका कोरोना जो है वो आया, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स जो है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी में आजकल इतने सवाल नहीं आ रहे, लेकिन किसी टाइम पे बहुत सवाल जो है वो आपसे ज्योग्राफी में से पूछे जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या किया बच्चों ने, रट्टा वगैरह जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्होंने पूरी कंट्रीज जो है उनको याद कर लिया होता है, देन उसके साथ साथ उनकी कैपिटल जो है वो भी याद की होती है। उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब पहले इस तरीके के सवाल जो है पूछे जाते थे तब उनको थोड़ा 1-2 सवाल में उनको थोड़ा अपर हैंड जो है वो मिल जाता था। आज की डेट में जो है वो सब याद करना वो बेवकूफी है, ठीक है। तो अगर कोई कर सकता है या शौकिया तौर पे अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, अदरवाइज कोई रेलेवेंस नहीं है उसका, ठीक है, जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी जो है वो करनी चाहिए, तो जो चीज पूछी नहीं जा रही उसके ऊपर हम अपने रिसोर्सेज जो है वो क्यों वेस्ट करें, ठीक है। तो ये सारा था आपका सिलेबस। अब आ जाओ नेक्स्ट। जो बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटीज की जो बुक आपको पढ़नी है वो आपको आपके जो एकेडमी के बुकलेट्स जो है वो उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे आपको नोट्स जो है वो मैंने आपको सेंड कर दिए, तो उसमें आपको जो है जो आपको चैप्टर 0 करके जो है वो आपको लिखा होगा, तो वहां पे आपको जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि इंडियन ईयर बुक जो है उसमें से क्या वो पढ़नी होती है या नहीं पढ़नी होती, ठीक है। पर्सनल एडवाइस तो ये है कि ना पढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई पढ़ना ही चाहता है, ठीक है, सब कुछ उसका सिलेबस वगैरह जो है हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे जो है वो मेरी कमी रह रही है, तो बेसिकली आपकी कमी जो है वो यहाँ पे रह रही है कि आप जो है आप अलग अलग सोर्सेज से जो है वो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मेन रीजन तो आपका यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करो कि जिस एक सोर्स से आपने पढ़ा है उसी को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडियन ईयर बुक से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं चैप्टर्स आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चैप्टर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर है उसमें एक ट्रांसपोर्ट का चैप्टर होता है, वो आपको पढ़ना है। एनर्जी जो क्या कहते हैं, मैं पर्सनल एडवाइस मेरी यही है कि इसको ना पढ़ो, ठीक है। इंडियन ईयर बुक को ना पढ़ो, ठीक है। जितना आपको करवाया जाता है बस उतना पढ़ो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा जो है वो जिद कर रहा है कि उसको पढ़ना है तो मैं चैप्टर्स जो है वो बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है वो पढ़ना है, एनर्जी का चैप्टर है वो पढ़ना है, इंडस्ट्री का चैप्टर है वो पढ़ना है, लैंड एंड द पीपल करके एक चैप्टर है उसको पढ़ना है, और एक टूरिज्म करके चैप्टर है वो पढ़ना है।
ठीक है, तो ये सारा था आपका कि किस तरीके से आपका मॉड्यूल जो है वो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अब हेडिंग डालो। अच्छा, उसके अलावा पुराने बच्चे जो है उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने नोट्स जो हैं उन चैप्टर्स, एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज अपने नोट्स जो है वो आपको रखने हैं। जैसे आज जो है हम मोशन ऑफ अर्थ जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये 2 दिन चलेगी। ठीक है, तो जितने भी आप नोट्स बनाते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो उनको आपको एक जगह पे स्टेप पर जो है वो कर लेना है। ठीक है, तो वो आपका एक चैप्टर जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, देन उसको साइड पे रख देना। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। जैसे जैसे उसके नोट्स बनते जाएंगे उनको नोट्स को एक साथ बनाते जाओ, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उनको स्टेपल करके एक साइड पे रख लो। ठीक है, पीछे 1-2 पेजेस जो है वो लगा लो कि अगर इन केस आपको कुछ उसमें एडिशन जो है वो करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने नोट्स जो है वो बनाओ। हेडिंग डाल लो, चैप्टर 1 है आज का आपका मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के 2 तरीके के मोशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, 1 मिनट रुको। एक होता है आपका रोटेशनल मोशन और दूसरा होता है आपका रेवोल्यूशनल मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ROTATION, रोटेशनल मोशन। सेकेंड होता है आपका ऑर्बिटल या फिर रेवोल्यूशनरी मोशन। रेवोल्यूशनरी नहीं, रेवोल्यूशन मोशन। ऑर्बिटल और रेवोल्यूशन मोशन। ठीक है, तो ये 2 तरीके के मोशंस होते हैं। अब ये मोशन होते किस तरीके के हैं? रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? आपको ना हाइपोथेटिकली अज्यूम करना है कि ये मान लो ये आपका सन है। ठीक है, ये जो छोटा मोबाइल है ये सन है। ठीक है, इसकी सनरेज जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, आपका ये अर्थ है, इसके ऊपर सनरेज जो है ये पड़ रही है। ठीक है, तो अर्थ जो है वो 2 तरीके के मोशंस करता है। एक तो वो ऐसे करके घूमता रहता है। ठीक है, एक तो वो जो है अर्थ जो है वो इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक है, और ये है आपका सूरज। ठीक है, तो सूरज की किरणें जो है वो यहाँ पे पड़ती रहती हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे किरणें, अब मान लो फिलहाल यहाँ पे किरणें जो है वो आपकी पड़ रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब जब किरणें पड़ेंगी तो दिन होगा, और जो इसकी बैक वाली साइड है यहाँ पे रात होगी। ठीक है, तो अर्थ ऐसे 24 घंटे में ऐसे ऐसे पूरा एक चक्कर जो है वो लगा लेता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जापान, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका जापान है। ठीक है, यहाँ पे आपका जापान है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका जापान है, तो यहाँ पे दिन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जापान जो है वो घूमेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो घूमेगा तो यहाँ पे जो सूरज की किरणें जो है वो उससे दूर जाती जाएंगी और वहां पे दिन और रात जो है वो होती जाएगी। ठीक है, 24 घंटे बाद जापान अपनी वापस उसी पोजीशन पे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ का। इस मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन, कि अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो एक रोटेशन जो है वो अपनी 24 घंटे में वो कंप्लीट कर लेती है। सेकेंड मोशन क्या है कि अर्थ क्या सिर्फ घूम नहीं रही। ठीक है, सिर्फ ऐसे अपने इस चीज को एक्सिस जो है वो कहते हैं। ठीक है, इस चीज को, ये जो है ये वाला, ये इसका एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस के अराउंड जो है ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, अब सेकंड चीज, ऐसे तो अर्थ घूम ही रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ अर्थ जो है वो सूरज का ऐसे ऐसे चक्कर भी, ऐसे ऐसे करके चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, तो ये चक्कर जो है ये 365 दिन और 6 घंटे के अंदर जो है ये अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है। ठीक है, तो जब वो अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे तो हमारा 1 साल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 365 दिन और 6 घंटे मैंने बोला, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, तो 6 + 6 + 6 + 6 6 + 6 + 6 + 6 कितने हो गए? 24। ठीक है, तो 24 आवर्स यानी कि 1 डे। ठीक है, तो इस वजह से 365 दिन और 6 घंटे में उसने
एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, देन अगेन 365 डेज प्लस 6 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, देन अगेन 365 डेज प्लस 6 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, देन चौथे साल जो था वो ये 6 घंटे मिला के एक दिन जो था वो बन गया। तो इसी वजह से आपका लीप ईयर जो है वो आता है। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं, पहले रोटेशनल मोशन जो है उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अर्थ आपको पता है कि वो चक्कर जो है वो लगाती रहती है। ठीक है, सामने जो है ये सूरज खड़ा है। ठीक है, ऐसे करके एक मिनट, ठीक है, तो ये लाइट है। ठीक है, तो ये ऐसे करके इसके ऊपर जो है वो पड़ रही है। तो जितनी जगह पे लाइट जो है वो पड़ेगी उतनी जगह पे रोशनी जो है वो रहेगी, और बाकी जगह पे अंधेरा जो है, जहां पे लाइट नहीं पड़ेगी जो पीछे वाला एरिया होगा वो वहां पे अंधेरा हो जाएगा। तो इस वजह से वहां पे जो है वो आपकी रात जो है वहां पे होगी। ठीक है, तो इसी वजह से आपके दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये एक अपना चक्कर जो है वो 24 घंटे में लगाती है। ठीक है, मतलब वापस सूरज, जहां से सूरज का उदय हुआ था, ठीक है, मतलब बेसिकली अगर सूरज यहाँ पे है तो यहाँ से अगर दिन आपका स्टार्ट हुआ था तो ये पूरा चक्कर अपनी पोजीशन पे वहीं पे आने में 24 घंटे का चक्कर जो है वो लगाएगी। ठीक है, तो अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे में और रिवॉल्व करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में। ठीक है, अब जो इसमें बनाने वाली चीज है वो ये बनाओ, इतनी हेडिंग लिख लो, देन आगे चलो, आगे मेन हेडिंग लगाओ ये रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ये दो डायग्राम जो है ये बना लो। ठीक है, तो अर्थ जो है, एक चीज और आपको याद रखनी है, अर्थ जो है पूरे तरीके से स्फीयर जो है वो नहीं है। ठीक है, अर्थ हमारा जॉइड शेप में है। जॉइड शेप का मतलब क्या होता है कि ऊपर से जो है, जहां पे आपके पोल जो है वहां से वो जो है वो थोड़ा चपटा है, और यहां से जो है आपका थोड़ा यहां से बाहर को ज्यादा निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से। ठीक है, तो दो सर्कल्स बनाओ ऐसे करके, तो आपको इतना भी पता होगा कि हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड है। ठीक है, टिल्टेड है यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ये देखो, ये आपका ये जो है, ये आपको अर्थ जो है वो आपको टेढ़ा जो है ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके टिल्टेड है आपका अर्थ। ठीक है, जब अर्थ स्टार्टिंग में बना था ना तो वो टिल्टेड नहीं होता था। ठीक है, तो वो उसका एक्सिस जो है वो ऐसे होता था। ठीक है, अर्थ आपका, आज आपका अर्थ ऐसे आपको टेढ़ा नजर आ रहा है, किसी टाइम पे वो जो है अर्थ आपका ऐसे होता था। ठीक है, सीधा, बिल्कुल सीधा जो है वो हुआ करता था। ठीक है, देखो आपको दिखाने के लिए ये आपको अफ्रीका जो है वो मैं आपके सामने जो है वो कर देता हूं। ठीक है, आज के टाइम पे आपका अर्थ जो है वो ऐसा है। ठीक है, किसी टाइम पे आपका अर्थ जो है वो ऐसा होगा। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आपका अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है, एक्सिस उसका बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे हुआ करता था। ठीक है, अर्थ जो है वो पूरा, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर से जा रही है। ठीक है, मतलब मेरी थोड़ी ऊपर बन गई है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से वो, या अपना डायग्राम जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंग बना लो। ठीक है, सेंटर उसका यहाँ पे रख लेना, या बना ही देता हूँ। चलो, ठीक है, तो ये जो है ये अर्थ का एक्सिस है। ठीक है, ये भी एक्सिस है। ये जो लाइन जो है ये आपकी ऑर्बिटल एक्सिस है। ऑर्बिटल एक्सिस, ऑर्बिटल एक्सिस का मतलब क्या है कि जब आप सोलर सिस्टम देखते हो तो आप देखते हो ना कि सूरज के अराउंड जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जिस लाइन के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो सूरज के ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, मान लो ये सूरज है, ये सूरज है, तो अर्थ जो है जिस लाइन के अकॉर्डिंग इसका चक्कर लगा रहा है वो लाइन जो है वो क्या है, वो है आपकी ऑर्बिटल एक्सिस। ठीक है, और अर्थ का जो अपना एक्सिस है, ठीक है, ये अर्थ का अपना एक्सिस है। ठीक है, अर्थ एक्सिस कह लो इसको। ठीक है, तो ये जो है ये अर्थ का अपना एक्सिस है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता था कि अर्थ का एक्सिस जो था वो ऑर्बिटल एक्सिस के 90 डिग्री पे जो है
वो जो है 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है, वो थ्योरी जो है वो प्रूव्ड नहीं है, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। वो ये कहती है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब जो है पूरे जो हमारा यूनिवर्स जो है वो बन रहा था, तो वेरियस प्लैनेट्स जो है उससे निकल रहे थे, तो उसी दौरान अर्थ के साथ कोई बड़ा सा प्लैनेट जो है मार्स के साइज का जो प्लैनेट जो है वो अर्थ से टकराया, जिस वजह से अर्थ का एक्सिस जो ऐसे करके सीधा था वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो आज की तारीख में अर्थ का एक्सिस जो है वो टेढ़ा है। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि ये 23 डिग्री का एंगल जो है वो बनाता है। ठीक है, तो वो 23 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाता है? वो 23 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल एक्सिस के साथ, नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल एक्सिस है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस है जिसको नॉर्मल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑर्बिटल एक्सिस के 90 डिग्री पे हमने एक हाइपोथेटिकल एंगल जो है एक्सिस जो है वो बना लिया। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सिस के साथ जो है यहां पे 23.5 डिग्री का एंगल जो है, डिग्री का एंगल जो है ये बनाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपको स्टेटमेंट जो है वो क्या दी जा रही है। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट दी जाए कि अर्थ का एक्सिस जो है वो नॉर्मल एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो बनाता है 23.5 डिग्री का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, तो ये टोटल 90 का एंगल है, तो इसको माइनस कर दो जितना भी आएगा। ठीक है, तो ये आता है आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ? ऑर्बिटल एक्सिस के साथ, ऑर्बिटल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये बना लिया करो साथ की साथ ही। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं साथ साथ ही इसको बना लिया करो। ठीक है, अब लिखो हेडिंग डालो, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, इसमें लिखो अर्थ रोटेशनल एक्सिस, अर्थ रोटेशनल एक्सिस, अर्थ के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा लेना। ठीक है, EARTHS, अर्थ रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ, makes an angle of 23.5 degree, 23.5 degree with normal axis, with normal axis, and 66.5 degree, 66.5 degree with, इसको भी 23.5 लिख लेना, 23.5 degree with normal axis and 66.5 degree with orbital plane, with orbital plane या orbital axis। स्टार मार्क करके एक और लाइन लिखो, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, हम कहते हैं ना, इसी वजह से हम कहते हैं कि सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम छिपता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सूरज तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करता है। उसके अलावा बहुत सी चीजें जो है ज्योग्राफी में आपको जो है वो हाइपोथेटिकली एज्यूम करके जो है वो माननी होगी। ठीक है, मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है उनकी कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, इस वजह से हम बहुत सी चीजें जो है वो ज्योग्राफी में एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट टू ईस्ट जो आपका अर्थ जो है वो रोटेट करता है, ये आगे जाके आप जो है जब विंड की डायरेक्शन जो है वो करेंगे तो उसमें ये काफी ज्यादा जो है रोल जो है वो प्ले करेगा। आज की क्लास में इतना ही लिख लो कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट लिखो, शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। एक और चीज, हाँ, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो जिनका ये फर्स्ट बैच है, तो हम ना, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हेडिंग लिखो। ठीक है, तो हेडिंग लिखने का मतलब ये होता है कि आपने मेन ऊपर हेडिंग डाल ली, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको नंबरिंग में लिखवाऊंगा, वो आपके ऊपर है, नंबरिंग में लिखना है नंबरिंग में लिखो, या अदरवाइज लिखना है या अदरवाइज लिखो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिखवाया, मैंने बोल दिया फर्स्ट पॉइंट ये है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया।
देन उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा, देन अगर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि इसका सब पॉइंट है, तो इसका सब पॉइंट आपको यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना है, या अगर मैं बोलूंगा कि बुलेट पॉइंट है तो बुलेट पॉइंट का मतलब है ऐसे करके डॉट लगा लेना है, या कोई भी जो भी आपको एरो लगाना है कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको स्टार मार्क करके लिखवाऊंगा, तो उनको आपको स्टार मार्क कर लेना है। कुछ चीजें मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, उन चीजों को आपको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उनको सारा पता है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखो, शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, GEOID, GEOID, जियोइड। फुल स्टॉप। साथ ही में लिखो बल्ज, BULGE, बल्ज एट इक्वेटर, बल्ज एट इक्वेटर, एंड फ्लैट एट पोल्स, एंड फ्लैट एट पोल्स। इतना लिखने के बाद एक और डायग्राम बना लो। हमारा ये वाले जो मॉड्यूल होगा ना, इसमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा होंगे। डायग्राम बनाओ, अर्थ को इस तरीके के बनाओ, आलू की शेप का अर्थ बना लो, ठीक है। ज्यादा आलू बन गया, थोड़ा सा देख लो, रुको। बेसिकली 40 किलोमीटर का फर्क है दोनों के बीच में। हाँ, अब सही है। हाँ, अब सही है, ठीक है। तो ये शेप जो है ये बना के साथ में जियोइड लिख लो, जियोइड, ठीक है। अब ये है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। इतना आई होप आपको पता होगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस लिखो, वो कितना है, 12,712 किलोमीटर, 12712 किलोमीटर, ठीक है, 12712 किलोमीटर। और ये जो वेस्ट और ईस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना है, 12,754 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के बीच में ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा अर्थ जो है वो यहां से पोल्स के पास से ये जो है ये फ्लैट है, और यहां से ये जो है थोड़ा बाहर को निकला हुआ है, बल्ज है, ठीक है। तो ये जो है ये डायग्राम जो है इसके साथ लगा लो, बना लो। अब यहां पे बल्ज क्यों है उसका रीजन लिखो, हेडिंग डालो, Why Earth is bulge at the equator? Why Earth is bulge at the equator? लिखो, पहला रीजन, when Earth rotate, maximum force is applied at the center. Maximum force is applied at the center, ठीक है। जब अर्थ घूम रहा है ना, तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो यहाँ पे सेंटर में जो है वो लगती है, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर क्या है वो भी दिखा देता हूं। यहां पे आपको जो है एक लाइन जो है वो जाती दिखेगी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये लाइन जो आपको नजर आ रही है ना, ये अफ्रीका के बीच से ये जो बीच आपको ब्लैक और येलो कलर की लाइन जो है ये नजर आ रही है, तो ये बिल्कुल अर्थ का सेंटर है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है। इस लाइन को इक्वेटर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो जब अर्थ रोटेट करता है तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो इक्वेटर के पास लगती है, ठीक है। सेकेंड लिखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेकेंड पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इक्वेटर, centrifugal force at the equator is more, therefore it forces an outward force, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो बाहर को धक्का लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंटर में वो ज्यादा है, इस वजह से वो क्या करती है, सेंटर में क्योंकि ज्यादा होती है तो इस वजह से ये ऐसे करके बाहर को धक्का जो है वो लगाती है, ठीक है। जब बाहर को धक्का लगाती है तो सेंटर से अर्थ जो है वो बल्ज शेप में जो है वो आ चुका है, ठीक है। लिखो,
Centrifugal force at equator is more, therefore it forces an outward force, hence bulge at equator. Next point, centripetal force, पहली कौन सी थी? सेंट्रीफ्यूगल, अब है सेंट्रीपिटल फोर्स at poles is more, and this forces an inward force, ठीक है? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं। सेंट्रीफ्यूगल, जब आप बोलते हो ना तो आप बाहर को छोड़ते हो चीज, ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी? वो बाहर को एक्सर्ट करेगी, ठीक है? तो ये होगी सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है? दूसरी फोर्स कौन सी है आपकी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इनवर्ड जो है वो फोर्स लगाती है, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड फोर्स लगाती है, सेंट्रीपिटल जो होती है वो इनवर्ड फोर्स लगाती है, ठीक है? तो ये इनवर्ड फोर्स कहां पे ज्यादा है? आपकी पोल्स के पास, इस वजह से पोल्स जो है वो आपके चपटे हो गए हैं, ठीक है? यहां पे फोर्स कहां को लग रही थी? ज्यादा फोर्स बाहर को लग रही थी, इस वजह से ये बाहर को निकल आया, ठीक है? यहां पे ज्यादा फोर्स अंदर को लग रही है, ठीक है? इस वजह से ये क्या हो गए? ये चपटे हो गए, ठीक है? लिखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एट पोल्स इज मोर एंड दिस forces an inward force, therefore earth is flattened at poles. नेक्स्ट लिखो, ये था आपका रोटेशन, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, अब ये रोटेशन की वजह से होता क्या क्या है, ठीक है? वो भी तो इंपॉर्टेंट है। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, रोटेशन ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंसेस, influences first ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है? अगर अर्थ मान लो रोटेट ना करता, अर्थ ऐसे खड़ा रहता, ठीक है? अभी क्या कर रहा है? ऐसे करके ये रोटेट जो है वो कर रहा है, ठीक है? अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रहा है। मान लो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट ना करता, ठीक है? तो सूरज जो है वो कहां पे रहता? यहां पे आपका सूरज है, सूरज तो नहीं घूम रहा, सबको पता है, ठीक है? अर्थ जो है, अर्थ सूरज के अराउंड चक्कर लगा रहा है और क्या कहते हैं, अर्थ साथ में ऐसे करके रोटेट भी कर रहा है, ठीक है? तो हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अर्थ रोटेट ना करता, तो उस वजह से क्या होता कि जहां जहां पे सूरज की किरणें पड़ती वहां पे पूरा टाइम जो है वो दिन रहता, ठीक है? और वहां पे रात ना होती, और जहां जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही वहां पे हमेशा के लिए रात ही रहती, वहां पे दिन ना होता, ठीक है? अब हमें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है उसकी जरूरत होती है, ठीक है? उसके अलावा इंसान को जिंदा रहने के लिए भी सोने की जरूरत होती है, ठीक है? हम चलो इतना मान लेते हैं कि चलो वो अपना टाइम टेबल जो है वो बना लेता और क्या कहते हैं, पूरा क्या कहते हैं अपना रात का माहौल बना के वो सो भी लेता, लेकिन ये जो पीछे वाला पार्ट जो था, ठीक है, जहां पे सूरज की किरणें नहीं आ रही, ये तो बंजर ही रहता, ठीक है? और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है? एसेंशियल है सनलाइट, उसके बिना फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो जो हमारी आधी अर्थ जो थी वो बेकार ही रहती, ठीक है? तो इस वजह से अर्थ का घूमना जो है वो बनाया गया, ठीक है? और अगर वो अपनी 24 घंटे में अगर वो घूम रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम भी जो है वो भी बताऊंगा कि 23 घंटे कितने मिनट जो है उसमें वो जो है अपनी रोटेशन जो है वो अपनी कंप्लीट करता है, ठीक है? और अगर ये थोड़ा आगे पीछे भी होता, ठीक है, तब भी अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल ना होती, थोड़ा फास्ट होता तब भी लाइफ जो है वो ना पॉसिबल होती, थोड़ा स्लो होता तब भी लाइफ जो है वो ना पॉसिबल होती, ठीक है? और अर्थ अगर घूमता ही नहीं तब भी लाइफ जो है वो पॉसिबल ना हो पाती, ठीक है? तो लिखो सबसे पहले द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से डे एंड नाइट जो है वो हो पाता है। सेकंड लिखो फैसिलिटेट द कोरोलिस फोर्स, CORIOLIS कोरोलिस फोर्स। ये भी आगे जाके जब क्लाइमेटोलॉजी करेंगे ना वहां पे बताऊंगा कोरोलिस फोर्स जो है ये क्या करती है, ठीक है? अभी के लिए इतना लिख लो, जो भी रोटेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसको कोरोलिस फोर्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है? तो लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, फोर्स जनरेटेड बाय रोटेशन
by rotation is called Coriolis force. Is called Coriolis force. स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो. रोटेशन ऑफ अर्थ इन अर्थ completed its rotation. Earth completed its rotation in 23 hours 56 minutes and 4 seconds ब्रैकेट में लिखो. इसको साइड्रियल डे जो है वो कहा जाता है. साइड्रियल डे स्पेलिंग लिख लो SIDEREAL. साइड्रियल डे. साइडियल डे जो होता है ये रिलेटिव टू फिक्स आवर होता है. ठीक है, मतलब ये मान लो अगर आपका अर्थ है तो ये आपका एक पर्टिकुलर एक स्टार जो है उसको हमने फिक्स कर दिया. ठीक है, इसको हम सन मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं. ठीक है, अगर किसी एक इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अगर जापान है, ठीक है, यहाँ पे आपका सन है. ठीक है, तो इस सन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जापान जब यहां से चला, ठीक है, और वो घूमा पूरा, उसने अपनी एक रोटेशन दी, तो वो कितने टाइम के बाद जो है इसी स्टार के सामने जो है दोबारा घूम के आके खड़ा हो गया, उस चीज को साइडियल डे जो है वो कहा जाता है. ठीक है, तो साथ में लिख लो साइडियल डे के बाद लिख लो रिलेटिव टू फिक्स्ड स्टार. रिलेटिव टू फिक्स्ड स्टार. ठीक है, कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की इसके कंपैरिजन में, इस पर्टिकुलर स्टार के कंपैरिजन में, देन वो घूमा. ठीक है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो उसने घूमना स्टार्ट किया, तो कितने टाइम के बाद वो उसी स्टार के सामने उसी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया, उस चीज को साइडियल डे कहा जाता है. और वो टाइम कितना था? 23 घंटे 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो इतने टाइम के बाद वो इसके बराबर जो है आके खड़ा हो गया था. ठीक है, तो ये कहलाता है आपका साइडियल डे. नेक्स्ट लिखो सोलर डे और अर्थ डे. सोलर डे और अर्थ डे. इसमें लिखो अर्थ टेक 24 hours to complete one rotation. 24 hours to complete one rotation around its axis relative to the sun. ठीक है, तो सोलर डे हमारा कितने टाइम का होता है? 24 घंटे का. साइडियल डे कितने टाइम का होता है? 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग डालो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए लाइट जो है वो बंद कर रहा हूं. ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है उसको समझो. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या चीज है आपकी? इसको जो है वो आप मान के चलो, ये जो है ये मानो आपका सूरज है. ठीक है, तो ये आपका अर्थ है. ठीक है, हाँ ये आपका अर्थ है. एक मिनट, हाँ ये आपका अर्थ है. तो जहां जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, वहां पे क्या बन रहा है? ठीक है, वहां पे दिन है और बाकी जगह पे रात है. ठीक है, तो इसी तरीके से ये ऐसे करके अर्थ जो है वो आपका घूमता रहता है और सूरज अपनी एक पोजीशन पे जो है वो फिक्स रहता है. और जहां जहां पे सूरज की लाइट जो है वो पड़ती रहती है, उस चीज को आप जो है क्या कहते हैं, वहां पे दिन रहता है और बाकी जगह पे आपकी रात जो है वो रहती है. ठीक है, तब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लिखो और समझाता हूं, लिखवाता हूं इसको कहते क्या है. लिखो द पोर्शन फेसिंग द सन. द पोर्शन फेसिंग द सन, इसको कहा जाता है जोन ऑफ इल्यूमिनेशन. इज कॉल्ड जोन ऑफ इल्यूमिनेशन. जोन ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, कि जितने पार्ट पे जब हम देख रहे थे ना, तो हम देख रहे थे कि इतने सारे पार्ट पे जो है सन जो है वो इतना ऐसे, ये वाला जितना भी पार्ट था यहाँ पे सन की लाइट जो है वो पड़ रही थी. तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ इल्यूमिनेशन. साथ में लिखो नेक्स्ट लाइन द सर्कल विच डिवाइड. द सर्कल विच डिवाइड. अब जब हम देख रहे थे ना कि ये वाली लाइन जो थी, ये पर्टिकुलर लाइन जो थी, यहां तक रोशनी पड़ रही थी, ये जो एक सर्कल जो था, ठीक है, इस सिर्फ इतना सर्कल, ठीक है, ये कहलाएगा आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है,
the circle which divide day from night on the globe is called circle of illumination, circle of illumination. सेकेंड हेडिंग डालो, मेन हेडिंग रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें लिखो अर्थ कंप्लीटेड इट्स रेवोल्यूशन in 365 days and 6 hours। ठीक है, इसके लिए ना मैं जैसे क्लास खत्म होगी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वहां से आपको जो है वो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी जो लिखवा रहा हूं उसको उतनी चीज को लिखते रहो और जो बनवा रहा हूं उसको बनाते रहो, ठीक है। लिखो अर्थ कंप्लीटेड इट्स रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन in an elliptical path, ये डायग्राम बना लेना मेरे साथ ही, ठीक है। ये आपका सन है और ये आपका अर्थ जो है वो इसके ऊपर रोटेट कर रहा है एक एलिप्टिकल पाथ में। ये डिस्टेंस मैं जानबूझ के छोटा बनाऊंगा, ये डिस्टेंस जानबूझ के लंबा बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे एक और कंसेप्ट मैंने आपको समझाना है। हमारे इसमें जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है 365 दिन और 6 घंटे के टाइम पे, रोटेट नहीं, रिवॉल्व कर रहा होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब सन के अराउंड जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब ये सन के बहुत ज्यादा करीब जो है, अर्थ जो होता है सन के बहुत ज्यादा करीब जो है वो होता है, और वो डिस्टेंस कितना होता है, वो डिस्टेंस होता है आपका 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, वो डिस्टेंस आपका कितना होता है, 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जब अर्थ सन के सबसे करीब होगा, ठीक है, उसको कहते हैं पेरीहिलियन, PERIHILLION, पेरीहिलियन, ठीक है। और जब सबसे दूर होगा उसको क्या कहा जाएगा, एपीहिलियन, APIHILLION, एपीहिलियन, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, P से पेरीहिलियन, P से पास, ठीक है। तो एक याद कर लो, दूसरा खुद याद हो जाएगा, ठीक है। P से पेरीहिलियन, P से पास, जब अर्थ सन के सबसे नजदीक होगा, सबसे पास होगा, उसको पेरीहिलियन कहा जाएगा, जब अर्थ सन के दूर होगा उसको एपीहिलियन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो और लिखो साथ में पेरीहिलियन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये डिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। साथ में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो एपीहिलियन, लिखो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया, अब एक डायग्राम और बनाएंगे, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स का, सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स का, ठीक है। वो डायग्राम भी मेरे साथ साथ ही बना लेना।
आपका सन है, ठीक है। ये अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, लेकिन हम यहां पे थोड़ा सा इलिप्टिकली बनाते हैं। चलो अभी फिलहाल के लिए मैंने सन को थोड़ा सेंटर में रखा है, ठीक है। उससे पहले एक चीज और समझ लो, इसको बनाने से पहले एक चीज और बना लो, ठीक है। मैं यहीं पे बना रहा हूं, ठीक है, आपको कुछ समझाने के लिए, बाद में इसको रब कर दूंगा। आप अपना अलग जो है एक चीज बना लो, ठीक है। आई होप इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जाती है उसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर, ठीक है। ऐसी ही एक लाइन और जाती है 23.5 डिग्री पे, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये नॉर्थ में होती है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल, यहाँ पे नीचे साउथ पोल, ठीक है। एक लाइन ऐसी ही 23.5 डिग्री के ऊपर एक लाइन और जाती है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहा जाता है। साथ में नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। ये है आपकी कैंसर, ये है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री पे एक लाइन और जाती है 66.5 डिग्री पे, जिसको ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल वो कहा जाता है, ठीक है। ये है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। ऐसी ही एक और लाइन 66.5 डिग्री साउथ पे वो जाती है, ठीक है, साउथ वो जाती है 66.5 डिग्री, उसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये आपका आर्कटिक, दूसरा है अंटार्कटिक, ठीक है। अब इतनी लेबलिंग कर लो, देन थोड़ा आगे करवाता हूं, ठीक है। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, और 0 डिग्री पे इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर लिख लो, ठीक है। थोड़ा बड़ा डायग्राम जो है थोड़े बड़े बनाओ, ठीक है। इक्वेटर, देन ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRICON, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है आपका आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ पे है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब दुनिया की सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो इस रीजन में पड़ती है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी जो है ये पड़ती है, ठीक है। तो इस रीजन को टेम्परेट रीजन जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस रीजन को टेम्परेट रीजन जो है वो भी कहते हैं, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन जो है वो कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो कहा जाता है। जो रीजन जो है 23.5, यहां पे नोट डाउन कर लेना, ट्रॉपिक, TROPIC, ट्रॉपिक रीजन, यहां एक नाम और है उसका टॉरिड रीजन, TORRID, टॉरिड रीजन, ठीक है। अब दूसरा है आपका ये वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। ये वाला रीजन, यही रीजन ऊपर भी और यही रीजन नीचे भी, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ तक, ठीक है। यही रीजन ऊपर और यही रीजन नीचे। इन रीजन्स को टेम्परेट रीजन कहा जाता है, टेम्परेट रीजन, ठीक है। और जो ऊपर के जो बचते हुए रीजन है उनको पोलर रीजन या फ्रिजिड रीजन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जो ऊपर वाले दो रीजन आपके बचे, ये वाले, सॉरी, एक ऊपर वाला रीजन नॉर्थ पोल वाला और दूसरा साउथ पोल वाला रीजन, इनको पोलर रीजन या फिर आपके फ्रिजिड रीजन जो है ये कहा जाता है, ठीक है। ये बना लो। अब आते हैं आगे, वापस आते हैं वहीं पे, ठीक है।
ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री पे ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो थोड़ा इसको टेढ़ा बनाते हैं। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब गर्मियों में आप क्या देखते हो, मतलब जब यहाँ पे गर्मियां होती हैं तो गर्मियां कौन से महीने के आसपास होती हैं? जून जुलाई के महीने में, ठीक है। मई जून जुलाई में गर्मियों का टाइम जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे वो गर्मियां क्यों आती हैं? क्योंकि जो सन की जो रेज होती है ना, वो डायरेक्टली कहां पे पड़ रही होती है? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। तो ये सन की रेज है, ये देखो ये रेज है, ये डायरेक्टली कहां पे पड़ रही है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है, ये आपकी डायरेक्ट रेज जो है सन की यहां पे ये पड़ रही है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है आपका? जून का टाइम, ठीक है। तो ये यहां पे उस टाइम पे क्या बनता है? समर सोलिस्टिस जो है वो आपका वो बनता है, ठीक है। जब यहाँ पे गर्मियां होती हैं तो यहाँ पे आपका समर सोलिस्टिस जो है नॉर्थ इंडिया में समर सोलिस्टिस SOLISTIS, ठीक है। सोलिस्टिस जो है वो बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सन की रेज कहां पे पड़ रही है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेज जो है वो आपकी यहां पे पड़ रही है, तो इस वजह से यहां पे गर्मियां होती हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो उसी टाइम पे जो आपका ये नदरन हेमिस्फीयर जो है वहां पे अगर गर्मी हो रही होती है, तो जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है ना, स्पेशली आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन या आपका न्यूजीलैंड वाला रीजन, वहां पे जून जुलाई में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही होती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है 365 दिन 6 घंटे रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी जून के टाइम में अर्थ जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे गर्मियां जो है वो हम फील करते हैं, ठीक है। अब अर्थ घूमता 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 यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। अर्थ यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और ये है उसका एक्सिस और ये है उसका 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। अब सन की रेज जो है वो यहां पे कहां पे पड़ेंगी? रुको, ऐसे घुमाते हैं आपको, इसको मिटाना मत, रहने दो ऐसे। ये आपका अर्थ है, ये 0 डिग्री है और ये आपका जो अर्थ का एक्सिस था ना, जो टेढ़ा है, टिल्टेड है, ठीक है, वो इस पोजीशन में आ गया है अभी, ठीक है। तो यहां पे अब सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। सन की रेज जो है वो डायरेक्ट किस पे पड़ रही है? आपके ऑर्बिट के ऊपर, सॉरी इक्वेटर के ऊपर। पहले डायरेक्ट रेज कहां पे पड़ रही थी? कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे कहां पे? हमारे इंडिया में उस टाइम पे कड़ाके की गर्मी थी, ठीक है, बहुत गर्मी थी। देन उसके बाद अर्थ जो है वो आगे बढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ा, कहां पे पहुंच गया? सितंबर के महीने के आसपास पहुंच गया, ठीक है। सितंबर के मंथ के आसपास पहुंच गया। तो यहां पे क्या है? अब ना तो यहां पे ज्यादा गर्मी होगी, ना ही ज्यादा जो है वो सर्दी होगी, ठीक है। तो दिन जो होते हैं वो नॉर्मल से रहते हैं, ठीक है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है। उस चीज को क्या कहते हैं? सितंबर के मंथ तक पहुंचते पहुंचते जब ना ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है, उस चीज को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स, ठीक है। EQUINOX, उस चीज को इक्विनॉक्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ की रेज जब इक्वेटर के ऊपर सीधी पड़ रही होती है, उस चीज को इक्विनॉक्स जो है वो कहा जाता है। और कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 सितंबर को, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर। रेज जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ रही थी, इस वजह से इक्विनॉक्स हुआ, बराबर दिन बराबर रात, अच्छा मौसम, ठीक है। ये मौसम क्या दर्शाता है? कि अराइवल ऑफ विंटर जो है वो आने वाला है नदरन हेमिस्फीयर में, मतलब जहां पे हम रहते हैं, ठीक है। हम नदरन हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो वहां पे अब
विंटर्स जो है वो आने वाली है, ठीक है। तो ये अराइवल ऑफ विंटर्स जो है वो दर्शाता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे गर्मियां आएंगी तो जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ में जो है वो गर्मियां आएंगी, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, वहां पे सर्दी आएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नॉर्थ में अगर सर्दियां आएंगी तो वहां पे गर्मियां आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या था, जून के आसपास यहाँ पे गर्मी थी और यहाँ पे सर्दी थी। अब पहुंचते हैं आगे, अर्थ आगे पहुंचा, दिसंबर का महीना आ गया। ये आपका इक्वेटर, ठीक है, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, और ऊपर है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी बना लो ट्रॉपिक ऑफ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब आपकी सन की डायरेक्ट रेज, महीना कौन सा आ गया, दिसंबर का। यहां पे डेट लिखवाई मैंने, नहीं लिखवाई ना, तो ये आपका हो जाता है 21 जून, 21 जून, ठीक है। और इसी दिन आपका नॉर्थ साइड में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट। और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहां पे उल्टा होगा, क्योंकि सर्दियों में आप देखते हो ना, यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे गर्मियां चल रही है, तो गर्मियों में दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड में लॉन्गेस्ट दिन होगा 21 जून को, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। सेम उल्टा होगा आपका इसी टाइम पे, जब अर्थ की पोजीशन यहाँ पे होगी, इसी टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया होगा या जो भी आपके सदर्न के जो देश होते हैं वो होंगे, वहां पे सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पे हो रहा है वही सदर्न साइड में उल्टा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गर्मी है, नॉर्थ में गर्मी है, साउथ में सर्दी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है, साउथ में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटी रात है, वहां पे सबसे बड़ी रात होगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होगी। अब आते हैं, अब डायरेक्ट सन की रेज जो है वो कहाँ पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। ये आपकी इक्वेटर और ये, तो डायरेक्ट रेज जो है वो कहां पे पड़ रही है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा भारत में, क्योंकि सन की रेज ही नहीं मिल रही भारत को, ठीक है। भारत हमारा कहां पे है, नॉर्दर्न साइड में, तो वहां पे सन की रेज ही नहीं मिल रही, इस वजह से हमारे यहाँ पे विंटर्स होंगे, ठीक है। नॉर्थ में विंटर्स होंगे और यहाँ पे समर्स होंगे, ठीक है। और ये कब होगा, दिसंबर को, और डे कौन सा होगा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। तो ये क्या बता दिया था इसने, यहीं पे बता दिया था अराइवल ऑफ विंटर्स, ठीक है, किनके लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये विंटर बता दिया था, और यहाँ पे आपके आ गए समर, ठीक है। अब विंटर्स आ गए तो इसी दिन 22 दिसंबर को क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा होगा, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। तो ये कब होगा, 22 दिसंबर को। इसको क्या कहा जाता है, इसको समर सोलिस्टिस कहा जाता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न में इसको विंटर सोलिस्टिस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्दर्न हमारे इंडिया में इसको विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है, और जो ये लोग जो होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके गर्मी है, तो ये समर सोलिस्टिस जो है वो कहेंगे, ठीक है। अब अर्थ घूमता घूमता वापिस आ जाएगा यहाँ पे मार्च के महीने में, ठीक है। अब वापस आ गया, अब वापस इक्वेटर के जो है सन की रेज जो है वो डायरेक्ट अब कहां पे पड़ेगी, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है तो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट जो है वो होगी। ये कब होगा, 22 या 23 मार्च को, ठीक है। एक आध दिन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, 22 लिख लो या 23 लिख लो। अगर कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए, ठीक है, मैंने 26 लिखवाया है और कहीं पे आप 23 देख लो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक आपको रूल बताता हूं, ठीक है, बाकी बच्चों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं आपको कुछ भी डेट बताऊं, ठीक है, कुछ भी ईयर बताऊं,
अगर आपको कहीं और कुछ और ईयर जो है वो नजर आता है तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे जाना है, जो ईयर जो डेट वहां पे लिखी होगी उसी को आपको सच मानना है, ठीक है। तो वहां पे अगर 23 मार्च लिखा है तो आपको 23 के अकॉर्डिंग ही जाना है, यहाँ पे 23 लिख लो, ठीक है, 23 मार्च। तो उस दिन क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, इक्विनॉक्स, ठीक है। ये क्या बताएगा, अराइवल ऑफ समर्स कहां पे, हमारे इंडिया में या नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, कि जो ये जो है समर्स जो है वो अब आने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं पे इन्हीं के आसपास जो है वो हम बसंत पंचमी जो है वो मनाते हैं, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे उस टाइम पे स्प्रिंग सीजन जो है वो चल रहा होता है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे ऑटम सीजन जो है इस टाइम पे वो चल रहा होता है, ठीक है, ऑटम सीजन, ठीक है। और ये कौन सा सीजन हो गया यहाँ पे, समर, और यहाँ पे विंटर, यहाँ पे विंटर, यहाँ पे समर, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये आप बना लो, ठीक है। इतना बना के लिखो, अब इक्विनॉक्स लिखो। इक्विनॉक्स कैसे लिखना है वो भी बता देता हूं। एक चार्ट जो है वो आपको बनाना है, दो चार्ट बनाने हैं आपको। यही चीज जो है ना मैं सारी आपको क्या कहते हैं एक वीडियो पे भी दिखाऊंगा अभी की क्लास में। चार्ट बना लो, एक लिखो इक्विनॉक्स, EQUINOX, और इस पे लिखो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। नीचे लिखो इसके सोलिस्टिस, SOLISTICS, सोलिस्टिस, ठीक है। इक्विनॉक्स में लिखो स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। ये बताता है कि स्प्रिंग और ऑटम जो है इस टाइम पे वो चल रहे होते हैं। सोलिस्टिस में क्या चल रहा होता है, समर या फिर विंटर, ठीक है, समर या फिर विंटर, ठीक है। स्प्रिंग क्या बताता है, अराइवल ऑफ समर। ऑटम क्या बताता है, अराइवल ऑफ विंटर, ठीक है। समर में क्या होगा, लॉन्ग डेज शॉर्ट नाइट्स, ठीक है, और विंटर में क्या होगा, शॉर्ट डेज लॉन्ग नाइट, ठीक है। एक चार्ट ये बनाना है, दूसरा चार्ट एक और बनाना है। देन इसके बाद हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो यहां पे नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे लिखो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर हेडिंग्स डालो, यहां पे डालो हेमिस्फीयर की, ठीक है। दूसरा यहां पे डालो विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल VERNAL, वर्नल इक्विनॉक्स, और आगे लिखो ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में लिखो 22 दिसंबर, ब्रैकेट में लिख लो हैप्पी सोलिस्टिस। ये जो क्रिश्चियंस जो है वो इसको मनाते हैं, ठीक है, हैप्पी सोलिस्टिस को लिखो, हैप्पी सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस में लिखो 21 जून। नेक्स्ट लिखो वर्नल इक्विनॉक्स में 23 मार्च। नीचे लिख लो बसंत पंचमी, ठीक है, ये भी मनाई जाती है बसंत पंचमी। और उधर लिखो 22 सितंबर। नीचे आ जाओ सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे विंटर सोलिस्टिस कब आता है, 21 जून को, ठीक है, और समर सोलिस्टिस कब आता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। और ये कब आता है, वर्नल इक्विनॉक्स, ये आता है 22। एक और काम करो, यहां पे लिख लो स्प्रिंग
और यहाँ पे ऑटम, ऑटम, ठीक है। हाँ, ये कब आता है आपका 22 सितंबर को। यहाँ पे आप लिख लो ऑटम और ये लिख लो 23 मार्च और यहाँ पे लिख लो स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है। तो एक चार्ट ये बना दो। तो जो क्लास जो थी हमारी वो खत्म हो चुकी है और उसके अलावा मैंने आपको कुछ नोट्स जो है वो मैंने आपको सेंड किए हैं, जिसमें ना मैंने कुछ चीजें जो है वो आपको भेजी हुई हैं, स्पेशली आपके प्लैनेट से रिलेटेड, ठीक है। कि रेड प्लैनेट जो है वो किसको कहा जाता है, इनकी रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो मैंने आपको भेजी हुई हैं। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, सबसे हैवीएस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, ठीक है। वो यहाँ पे समझाने वाली कोई चीज उसमें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको पढ़ना है और उसको याद करना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको नोट्स में साथ ही के साथ जो है वो आपको भेज दी हुई है, ठीक है। जो समझाने वाली चीज थी वो ये थी, जिसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। पीपीएससी इसके ऊपर 2018 में मेंस में ज्योग्राफी में इसके ऊपर सवाल जो है पीपीएससी वो पूछ चुका है, ठीक है। जो मैंने आज आपको भी करवाया कि सीजन जो है वो किस तरीके से बनते हैं वो आपको बताना था। तो सीजन बनने का तरीका जो है वो ये होता है, इस तरीके से सीजन बनते हैं। जब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी तो नॉर्थ इंडिया में या आप कह लो कि नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी, और जब वो किरणें जो है आपकी उसके ऊपर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेंगी, तो सूरज की किरणें क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर पे नहीं पहुंच पाएंगी तो इस वजह से वहां पे सर्दी होगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा वहां पे डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं तो उस वजह से वहां पे गर्मी होगी, ठीक है। जब यहाँ पे गर्मी होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी, नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी होगी। तो यही चीजें जो थी ये आपको एक्सप्लेन करनी थी। और स्प्रिंग और ऑटम वो कब बनता है, जब डायरेक्ट रेज जो है आपकी इक्वेटर के ऊपर जो है वो पड़ रही होती है और आपका दिन और रात जो है वो इक्वलेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऊपर सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का आधा चैप्टर 1 जो है रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो फिनिश हो चुका है। कल की क्लास में मैं आपको ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो क्या होते हैं वो करवाऊंगा, और उसके अलावा जो पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्वेश्चन नोट करो, लिखो 2017 का क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन करो, और उसके लिए कुछ होमवर्क जो है मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप कर लोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं जो होमवर्क जो है ये मैं खुद भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि आपको हो सकता है कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन जो है वो हो जाए, लेकिन फिर भी आप एक बार जो है ये होमवर्क करके आना। होमवर्क आपका ये है कि आपको क्या करना है कि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और जो आपकी आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है, इनके बीच से ये जो सर्कल्स ऐसे करके जाते हैं ना, तो आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर भी, ठीक है, 5 बता रहा हूं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इन्हीं 5 में से जितनी भी वाटर बॉडीज में से ये जाती हैं और जितने देशों में से ये जाती हैं वो आपको लिख के लाने, ठीक है। तो वो लिख के और साथ में उनकी मैपिंग जो है वो आपको करनी है, ठीक है। अपने वर्ल्ड का मैप ले लो, ठीक है, नहीं मिल रहा फिर भी मुझे बता दो, और मैं आपको मैप जो है वो सेंड कर दूंगा, उसको प्रिंट कर लो, एंड देन उसके ऊपर जो है वो आपको उन सबको जो है वो मेंशन करना है, ठीक है, देशों को मार्क करना है आपको, ठीक है। तो वो ये आपका होमवर्क है, और नहीं होता वैसे कोशिश करो, खुद करो, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो मैं आपको जो है वो करवा दूंगा कल ही की क्लास में, ठीक है। तो ये होमवर्क जो है ये होमवर्क सबके लिए, ये सबको करना है, ठीक है। कोशिश करनी है, एटलीस्ट कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो ढूंढ के लाओ। अगर एक आध बीच में से मिस हो गई तो वो मैं आपको लिखवा ही दूंगा, ठीक है। अब जो बच्चे जो है वो पहले से जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है जो कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये भी क्वेश्चन कल डिक्टेट करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, हाउ डज द जूनो मिशन, JUNO, जूनो मिशन ऑफ नासा, नासा को कैपिटल में लिखना है, NASA, ऑफ नासा, help to understand the origin and evolution of earth, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ ये चीज बताने के लिए है कि किस तरीके से आपको सवाल जो है
या किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के ऊपर नजर जो है वो आपको रखनी है, ठीक है। कोई भी इंसान जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ज्योग्राफी में से ये सवाल जो है ये ज्योग्राफी का हो सकता है, लेकिन उन्होंने ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ अर्थ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से सवाल है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। 2017 में नासा ने एक जूनो करके मिशन जो है वो भेजा था, ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कवर जो है वो उसको करना था, ठीक है। तो उसने जो डिस्कवरी की बस वही डिस्कवरीज हमने यहाँ पे लिखनी है और ये बताना है कि किस तरीके से उसने मदद की है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आपको करंट अफेयर्स जो है उनको छोड़ना नहीं है, उनके ऊपर नजर जो है वो आपको रखनी है, ठीक है। तो क्लास हमारी ऑलरेडी 1.5 घंटे की जो है वो हो चुकी है, 5 या 10 मिनट की क्लास जो है वो और है, ठीक है। उसमें मैंने आपको जो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको ये सीजन्स वाला, वही मैंने आपको प्रोजेक्टर के ऊपर जो है वो दिखाया, ठीक है। तो वो देखते हैं। ये देखो ये अर्थ है, ठीक है। ये जहां जहां पे इसके ऊपर जो है वो रोशनी पड़ रही है ये देखो, ठीक है, ये आपका जोन ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। ये सारा का सारा ये जोन ऑफ इल्यूमिनेशन है और जो सर्कल ये पर्टिकुलर सर्कल जो है, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है जोन ऑफ इल्यूमिनेशन को और जहां पे रोशनी नहीं पड़ रही, ठीक है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आपका अर्थ जो है ये देखो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका डे और नाइट जो है ये होती है, ठीक है। तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये उसका अपने एक्सिस के अराउंड जो अर्थ जो है ये घूम रहा है और हमारा एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, ठीक है। तो इन्होंने रफ बताया 24, ठीक है, रफ बताया 24, लेकिन 23.5 डिग्री के ऊपर जो है अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। 24 घंटे में ही अपनी पूरी रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 24 घंटे का एक दिन जो है वो आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये आप डे एंड नाइट जो है वो देख सकते हो। ये यहाँ पे सूरज है, ठीक है, उसकी रोशनी जहां जहां पे पड़ रही है वहां पे दिन है और जहां पे उसकी रोशनी नहीं पड़ रही वहां पे रात जो है वो बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। तो अर्थ ये देखो अपने एक्सिस के अराउंड जो है ये पूरा स्पिन जो है 1 साल और 6 घंटे में एक रोटेशन जो है वो अपनी कर देती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो पेडिग्री और अपोजी जो है जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है। ये जो है जहां जहां पे सबसे पास में अर्थ जो होता है इस पॉइंट पे जब अर्थ आएगा तो उसको पेडिग्री नहीं, अपोजी और पेरिजी, पेरिजी और अपोजी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये देखो ये जहां पे सबसे दूर है वो कहा जाएगा एंड देन वो जो हमने बनाया था, ठीक है, वो जो हमने सर्कल जो है वो बनाया था वो यहाँ पे वो बताया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो जब यहाँ पे ऑटम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आगे जाके आपका समर आ जाएगा, देन अगेन अगेन अगेन, ठीक है। तो ये 4 है, ये अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो नदर्न हेमिस्फेयर पे जब डायरेक्ट लाइट्स जो है ये देखो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, ये आपका सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेटर है और इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये देखो अब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में ये इसकी सन की लाइट जो है वो नहीं पड़ रही, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो आपकी गर्मी होती है, यहाँ पे आपकी नदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है। वहीं जब इसके उल्ट जो होता है वो डायरेक्ट रेज अब किसके ऊपर पड़ रही है, कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप देख सकते हो कि विंटर जो है वो होगी, ठीक है। अब इक्विनॉक्स जो है वो देख लेते हैं। ये देखो जब इस पोजीशन पे आ जाएगा,
तो ये 365 दिन और 6 घंटे में अपना जो है रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है, और इसी वजह से हर 4 साल के बाद आपका एक लीप ईयर जो है वो बन जाता है, ठीक है, 366 डेज का, ठीक है। अब मैंने आपको इक्विनॉक्स जो है वो समझाना है। इक्विनॉक्स जो है वो यहां पे नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये सिंपली ये बता रहे हैं कि जब यहां पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर डायरेक्ट सनरेज जो है वो पड़ रही थी, तो उस वजह से यहां पे जो है ये देखो सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर इसकी रेज जो है, सन की रेज वो नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, उस वजह से यहाँ पे सर्दी है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनरेज जो है वो डायरेक्ट सनरेज जो है इसके ऊपर पहुंच रही है, तो इस वजह से यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो गर्मी हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे इसके नीचे इमेजिन कर लो, ठीक है, कि ये ऊपर सन है, और ये अब क्या होगा कि सन की रेज जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो नीचे आएंगी, ठीक है। उस वजह से क्या होगा कि आपका दिन और रात जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और मौसम जो है वो ना तो ज्यादा ठंडा होगा ना ही ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में मौसम जो है वो एक सा होगा, और दिन और रात जो है वो भी एक से होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी वीडियो में जो है ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन जो है ये बता दी कि किस तरीके से जो है ये आपका ये जो है क्या कहते हैं आपका रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से आपकी वर्क करती है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, और कल की क्लास में हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, आपके रोटेशन इसको रोटेशन और रेवोल्यूशन को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैंने आपको जो है वो कवर करवाना है, क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो क्या होते हैं, वो मैंने जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर करवाना है, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।